गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में आपको डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का क्या मीनिंग है, क्यों पढ़ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका मीनिंग हम लोग समझेंगे बच्चों। लेकिन क्या है ना कि पिछले क्लास का कुछ टॉपिक या फिर कुछ प्रॉब्लम आपको रह गया है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो पिछले क्लास में आपको बच्चों क्या था ना, चेन रूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन भी बोल रहे थे। तो कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे या फिर चेन रूल से रिलेटेड बातें कर रहे थे। तो आइए एक दो क्वेश्चन और उस पर करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो क्या बच्चों, पिछले क्लास में चेन रूल आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कैसे कर रहे थे। सो जिससे मालूम है कि बाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन चाहते हैं, पहले समझने की कोशिश करो। तो इसका तो मैं फार्मूला लिखाया हूँ, तो फार्मूला का ही यूज करूँगा यहाँ पर भी, लेकिन इसका तरीका जो है ना, या फिर मेथड जो शॉर्टकट जल्दी में हम इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं कोई भी कंपोजिट फंक्शन का, तो उसको थोड़ा सा पॉइंट जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं। सो देखो क्या ना, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो आप सिर्फ ये याद रखो कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एंगल भूल जाओ, ठीक है। साइन का क्या होता है, कॉस। तो देखो क्या ना बच्चों, साइन है, इसको एंगल को भूल जाओ, तो साइन का क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे, और जो एंगल रहेगा उसको लिख लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर ये एंगल जो आपका एक्स है उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो यहाँ पर तो एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये हम लोग लिख लेंगे क्या, कॉस एक्स। ऐसे में आपको बताया था कंसेप्ट कि अगर ऐसा याद रखेंगे तो कंपोजिट फंक्शन बहुत ईजी वे में क्या कर सकते हो ना, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लोगे। जैसे देखो और भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं पिछले क्लास में जो पढ़ाया था उसको मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो गया, फिर दूसरा कर लो। देखो इसी पर कर लेते हैं, बाई इज इक्वल टू मान लेते हैं कि साइन 3x है, समझने की कोशिश करेंगे, कंपोजिट फंक्शन है, ये आ गया है। तो देखो क्या करना है, सो इसको डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर क्या करोगे बताओ, साइन सिर्फ याद रखो कि साइन का कॉस होता है। तो देखो साइन है, तो साइन का बच्चों क्या करोगे बताओ, कॉस, और एंगल जितना है उसको लास्ट वाला पार्ट उसको लिख लो, ठीक है ना। और फिर साइन के बाद जो इसका एंगल है 3x, तब 3x को डिफरेंशिएशन करो, तो 3 हो जाएगा इंटू 1, और सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x। इस प्रकार से बच्चों क्या करेंगे ना, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। जो आपको लॉजिक बताया है उसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, या फिर इसको अगर लॉजिक नहीं आता है तो बहुत से किताब में आपको इस प्रकार से भी दिया जाता है बच्चों, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दो, लॉजिक तो आपको जो अभी बताया उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और नहीं तो फिर यहाँ पर देखो, फिर से देखो क्या कर रहा हूँ, सो जो किताब में दिया रहता है कि कैसे करना है। सो चलो मैं किताब की लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे ही उसको समझ के रखेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो चलो मैं कर लेता हूँ। जैसे देखो, इफ़ बाई इज इक्वल टू क्या है ना, साइन 3x + 2 का डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। तो फाइंड आपको क्या चाहिए करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो क्या किताब में कैसे किया रहता है। एक तो कहानी ये हो था बच्चों कि इसको 3x + 2 को t मान लो, ठीक है, और फिर दो फंक्शन में बदल लो, जो पहले कर चुके हैं। अब करने क्या जा रहे हैं ना कि आपको क्या चाहिए बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना। तो देखो क्या है ना, डी बाई क्या कर लो ना, इसके एंगल कितना बताओ, 3x + 2 है, तो तुम इसको यहाँ पर लिख लो 3x + 2, और ये लिख लो क्या, साइन 3x + 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा ना, पूरा को x की मान लिए हैं, 3x + 2, ठीक है ना, और यहाँ पर 3x + 2 लिख लो। अब फिर लिख लो क्या, d 3x + 2 बाई dx। ऐसे भी किताब में लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका एंगल 3x + 2 है, और यहाँ पर भी 3x + 2 है, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा यहाँ पर क्या, cos 3x + 2। मतलब डिफ्रेंशिएशन इसको जो कर रहे हैं, साइन 3x + 2 को जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 3x + 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर कर सकते हो। तो सीधे आप क्या लिख सकते हो, साइन का cos 3x + 2, और फिर यहाँ पर लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। इसका तो हमको पता है x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3 × 1, और ये हो जाएगा 0, तो आपका हो जाएगा क्या, 3 cos
3x + 2 ऐसे किताब में बच्चों लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन इसको भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। आपको जो शॉर्टकट बताए हैं कि पहले साइन है, फिर उसके एंगल के फिर पीछे आप क्या करते चले जाओ, आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो 2-3 प्रॉब्लम उस पर और करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो इसको पहले क्या कर लो, नोट कर लो, और देखो क्या है, पीछे जो आपको बताए थे उसी कंसेप्ट पर और भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या है, सो जैसे मान लो कि y = आपका क्या है ना, sin √x² + 1 इसका चाहते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, बाय sin √x² + 1 इसका चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ, dy/dx = पहले देखो क्या है ना, साइन के काम होगा, ठीक है ना। तो साइन का क्या लिखोगे बताओ, cos, ठीक है, और √ क्या है, x² + 1 है। ये किसका काम हुआ बच्चों, साइन का। उसके बाद क्या मिला बताओ, उसके बाद मिल जाएगा √x² + 1 मिल जाएगा ना। तो √x² + 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो अंडर के अंदर में x² + 1 है, तो इसके अंडर वाला कभी ढक के रखो, ठीक है ना। तो अंडर का क्या होता है, आपको बताए थे कि √x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, ऐसा पढ़े थे, आपको बताए थे कि, ठीक है ना, कि इसको याद रखना। तो अंडर में अगर बात है तो इसको क्या करोगे, 1/2 x था ना, तो x लिखा गया, तो यहाँ पर क्या है, x² + 1। तो ये आपका अंडर में जो आपका था उसका कहानी हुआ। अब फिर उसके अंदर में जो है x² + 1 उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चों, ठीक है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर लो तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x + 0, ठीक है। तो आप सभी को मल्टीप्लाई किए हुए हैं, अब इसको सिर्फ सोल्व कर लो तो कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा x cos √x² + 1 बाई x² + 1 का रूट, और ये हो जाएगा आंसर। एक प्रॉब्लम और कर लो, जैसे मान लो क्या है ना कि y = आपको दे रहा है e⁻ √x³ + 1 * cos x³, ठीक है बच्चों, ऐसे दिया हुआ है, इनटू में है, तब आपको बताना dy/dx, ठीक है ना। तो देखो क्या दो फंक्शन क्या हो मल्टीप्लिकेशन में, इसको यू मान लो, इसको क्या मान लो, v मान लो। दोनों फंक्शन जो आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले तो थ्योरम लगेगा e और v का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम। तो चलो पहले थ्योरम यूज कर रहे हैं, dy/dx। तो क्या था जी मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम, देख लो कॉपी में पीछे बताए थे आपको, ठीक है ना। तो पहले एक को रहने दूसरे को डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो चलो इसको u है ना, तो u को रहने देते, v को डिफ्रेंशिएशन पहले करते। तो e के पावर हो गया √x³ + 1, और इसको डिफ्रेंशिएशन कर लो तो d/dx cos x³, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब फिर प्लस cos x³ का रहने दो, और इसको डिफ्रेंशिएशन करो किसका, d/dx e के पावर √x³ + 1, ठीक है। मैं इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बच्चों क्या है ना, यहाँ cos x³ का डिफ्रेंशिएशन करना है ना। तो चलो यहाँ पर पहले करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। e के पावर हो गया √x³ + 1 * cos का डिफरेंस चाहिए बच्चों। देखो क्या है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, उसको ध्यान देना। एक cos QX है और एक लिखा हुआ cos XQ, दोनों अलग अलग चीज़ है बच्चों, ठीक है ना। cos QX है और cos XQ है, इसका मतलब ये है ना कि ये cos X का 3 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब ये ऐसा है बच्चों। cos QX का मतलब cos X की पावर 3 हो गया। इसका मतलब ये है ना कि एंगल का पावर 3 बच्चों, ठीक है ना। ये एंगल जो X है उसका पावर 3 है, और इसका मतलब cos X का जो वैल्यू है ना उसका पावर 3 है, और इसका मतलब क्या, जो एंगल जो है उसका पावर 3 है, और तब cos का वैल्यू है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, सो तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, माइनस साइन। तो माइनस साइन कर लिए, जो एंगल में उसको लिख दिए
एक्स क्यू, ठीक है ना। अब फिर आपका जो एंगल है उसको डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना हो गया, फिर प्लस है तो प्लस में लिख दिया। फिर यहाँ चलो ये क्या हो जाएगा cos x³ इंटू, अब देखो बच्चों e के पावर में है तो e के पावर x का पावर का है ना ये, तो e के पावर x का e के पावर x होता है, तो e के पावर अंडर रूट क्या है x³ +1 है बच्चों, फिर मल्टीप्लाई करो। ये तो e का डिफ्रेंशिएशन हो गया, पावर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो अंडर रूट x³ +1 है, तो अभी अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट x³ +1, ये अभी अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब फिर अंडर रूट के अंदर में x³ +1 तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा x³ का क्या होगा 3x², अब फिर आपका क्या 1 का 0, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका अरेंज कर लो, इसको तुम अरेंज कर लो और कोई बड़ी बात नहीं, अरेंज करना ये आपका काम है, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बता दिया हूँ कैसे करेंगे। सो तो ये आपका क्या हुआ डिफ्रेंशिएशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका चेन रूल का जो प्रॉब्लम था वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो शुरू से आप देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, सो उसको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेन रूल में हम शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं। सो और बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं। तो चलिए और दूसरे टाइप के क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब देखो बच्चों सिंपल क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। मान लो इफ़ y = क्या है ना 80² है और x = bt है, तब आपको बताना फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो t का फंक्शन है और एक यहाँ पर भी क्या t का फंक्शन है, तो तुम क्या करोगे बताओ। पहले यहाँ पर लिख लो dy/dt, क्योंकि t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। a या b और यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट एज्यूम करना है a और b को। तो dy/dt कितना हो जाएगा बताओ 280 हो जाएगा, और यहाँ पर dx/dt जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों बताओ b हो जाएगा, हो जाए ना, क्योंकि t का हो जाएगा 1, हमको चाहिए कितना dy/dx। तो क्या लिखोगे बताओ dy/dt इंटू क्या लिखोगे dt dx से गड़बड़ कर रहे हैं हमको dy/dx चाहिए ना, तो आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना, dy/dt। अब बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा dx/dt, तो dt कट जाएगा तो आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा ना। तो हमको dy/dt का वैल्यू यहाँ पर पता है, तो कितना हो जाएगा 280 और यहाँ पर b, तो आपका हो जाएगा देयरफॉर dy/dx हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 280/b। इसको काटना नहीं है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि dy/dx क्या हो जाएगा, तो ऐसा लिखोगे dy/dt या फिर dx/dt, तो dt कट जाएगा तो मिल जाएगा dy/dx। तो आप इसको ऊपर कर लो, इसको नीचे कर लो, तो आपको मिल जाएगा dy/dx, तो 280 और इसका वैल्यू b था तो 280/b हो गया, तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो। इफ y = ले लो 2x³ अब प्लस 3x + 5, आपको बताना है फाइंड d²/dx²। ठीक है बच्चों, आपको बताना d²/dx²। इसका मतलब क्या हो, ध्यान देना जरा, हम लोग पढ़े हैं dy/dx, ठीक है, हम लोग dy/dx, तो इसको क्या है ना बच्चों, ये dy एक्चुअल में क्या है ना आपका d² जो है एक्चुअल में आपका क्या है ना, जो dy/dx जो लिखे हो ना उसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लो x के रिस्पेक्ट में, ऐसे एक्चुअल में, मतलब ये dy/dx मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन जो करके आया और उसको फिर x के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो ये हो जाएगा d²/dx²। इसको डबल
हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक, डबल डिफरेंशिएशन बोलेंगे, क्योंकि एक बार बाय को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया और जो रिजल्ट आया उसको फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डबल डिफरेंशिएशन। ये क्या कहलाता है, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, और इसको क्या कहते हैं, एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों तो डबल डैश एक्स लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो और फिर जो रिजल्ट आए फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, तो हम लोग को निकल जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका सोल्यूशन, इसको लिख लेना साइड में, ठीक है ना। आप इसको देखो क्या कर रहे हैं, इसको साइड में कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो तो देखो बच्चों, y इज इक्वल टू दे रहा 2x³ अब प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। हमको चाहिए डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर अब प्लस 3, एक्स का तो 1 हो गया, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ये हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आया बच्चों उसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेगा तो कितना हो जाएगा 12x, और ये तो हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा 12x, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो डबल डिफ्रेंशिएशन समझ में आया ना, पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लो तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, फिर जो रिजल्ट है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लो तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। तो कभी कभी हमको फिजिक्स में ना इसका ज़रूरत पड़ती रहता है, तो आपको समझ में आया कि क्या करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग जानना चाहते हैं मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का क्या मीनिंग है, क्या इसका मतलब होता है। पहले तो हम लोग ये कर रहे थे कि डी वाई बाई डी एक्स करते कैसे हैं, अब हम लोग सीखना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आइए उसको देखते हैं क्या है। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फिजिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पढ़ना चाहते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। सो तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपल बातें लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन बाय टू द चेंज इन वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज इन बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक थोड़ा छोटा सा टर्म, इसको पहले समझो, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे क्या कहना चाहता है डी वाई बाई डी एक्स जो, लेकिन ये पॉइंट जो आपको लिखा हुआ पहले इसको समझो क्या करा है। ये करा ना कि रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन बाय, मतलब बाय में जो चेंज होगा और एक्स में जो चेंज होगा, दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे देखो क्या है ना, जैसे मान लेते हैं कि बाय इज इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जैसे बच्चों मान लेते हैं कि 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो बाय का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि 5 पुट कर लिए, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो एक्स में चेंज कितना किया आप बताओ, एक्स में चेंज अगर बात करोगे तो कितना हो गया 5 - 1, यानी मतलब 4 हो गया बच्चों। और अगर चेंज को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, डेल ऐसे, तो चेंज को दिखाते हैं, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ 5 - 1 किस में, एक्स में। उसी प्रकार से उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई का चेंज कितना हुआ बच्चों बताओ, जब x 1 था तो y का वैल्यू 1 था, जब x 5 हुआ तो y का वैल्यू कितना हो 25, तो चेंज कितना हो जाएगा 25 - 1 y का वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो गया 24, ठीक है। तो इसका रेशियो डी बाई क्या हो जाएगा dx, तो ये कितना हो जाएगा 24/4, मतलब क्या 6। तो इसको जो बच्चों बोलेंगे, इसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा था, ठीक है ना, कि रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन y टू द चेंज इन वेरिएबल x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। सो तो इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मतलब चेंज है ना बच्चों, चेंज बाय में और एक्स में चेंज, दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज इन बाय विथ रिस्पेक्ट टू। हाँ बच्चों, तो एग्जांपल समझो, इफ डेल एस डिस्प्लेसमेंट
चेंज इन डेल्टी टाइम। ठीक है, मतलब या फिर कह सकते हो ऐसा कि डेल्टी टाइम में डेलिस डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों। ठीक है, ऐसे समझो, डेल्टी टाइम में क्या हुआ, डेलिस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसका जो रेशियो जो लिखोगे डेलिस बाय डेल्टी, तो इसको क्या बोलोगे बच्चों बताओ, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसको ऐसे बोलोगे। ठीक है, और इसी को नाम दोगे बच्चों, मतलब ये तो बोल देंगे डेलिस बाय डेल्टी को बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। ये डिफाइंड होता है कि अगर ऐसा लिखोगे ना डेलिस बाय डेल्टी, तो एवरेज तो बोलोगे ही, एवरेज रेट ऑफ चेंज बाय डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको नया नाम दिया जाता है एवरेज वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं ना। तो काइनेमेटिक्स में लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर डेलिस बाय डेल्टी क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हो बच्चों, या फिर आप क्या कर सकते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेलिस बाय डेल्टी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसा कर लो, इफ डेल वी वेलोसिटी चेंज इन टाइम डेल टी, देन आप क्या लिखोगे, डेल बी बाय डेल टी, ऐसा लिखोगे ना। इसको क्या लिखोगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, इसको ऐसे बोलोगे। और इसी को नाम देते हैं बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। इसको एक नया नाम भी दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो डेल वी बाय डेल टी होगा। तो इतना बातें से आपको ये समझ में आया कि डेल वी बाय डेल टी या फिर डेल एस बाय डेल टी या फिर डी वाई बाय डेल एक्स, ये जो होता है ना एवरेज बताता है बच्चों। ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर अब बाय यहाँ पर अगर डेल वाई बाय डेल एक्स लिखोगे तो इसको क्या बोलोगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डेल एस बाय डेल टी लिखोगे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको एक नया नाम देते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी। उसी प्रकार से इफ़ डेल वी वेलोसिटी चेंज इन टाइम डेल टी, मतलब डेल टी टाइम में डेल वी वेलोसिटी चेंज कर गया है, तो डेल वी बाय डेल टी को बोल दोगे एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको नाम देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो चेंज का रेशियो जब लेते हैं बच्चों तो आपको क्या देता है, एवरेज बात देता है। और आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं, सो इतना पहले नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो आगे लिखोगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ dy बाय लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई बाय डेल एक्स, दैट इज लिमिटिंग लेना है बच्चों, मतलब लिमिट लेना है। ठीक है, तो लिमिट कर लो यहाँ पर, डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। ठीक है, यानी डेल वाई बाय डेल एक्स का लिमिट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा ना, डेल वाई बाय डेल एक्स जो हो जाएगा वो डी वाई बाय डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ये मैथ में पढ़ना है कि अगर ऐसा लिखोगे तो डी वाई बाय डी एक्स में हो जाएगा। और इसको जो बोलोगे बच्चों, इसको, ठीक है, इसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस, बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कहलाएगा बच्चों। यानी डी वाई बाई डी एक्स जो कहलाएगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाएगा बच्चों। तो डी वाई बाई है तो एक्स, यहाँ पर बाई है और एक्स है, तो बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर मान लेते हैं कि इसको ऐसा लिखना चाहते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना, डी एस बाई डी टी, तो इसको क्या लिखोगे बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ऐसा बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा बोले तो डी एस बाई डी टी को ऐसा बोलोगे। और इसे एक नया नाम दे दो बच्चों, क्या ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको नाम दे दो क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब डी एस बाई डी टी जो कहला जाएगा बच्चों वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी पार्टिकुलर टाइम पर, ठीक है ना, या पार्टिकुलर इंटरवल, वहाँ पर इंटरवल दिया था ना एक्स का, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकुलर एक्स पर बात कर सकते हो। अगर डी एस बाई डी टी करो तो कहोगे टाइम हो गया ना, तो हम लोग कहें पार्टिकुलर टाइम पर पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है, पहले समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहे हैं, सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हाँ बच्चों, तो पहले इसको समझो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। जैसे मान लो क्या है ना कि कोई पार्टिकल इस पर ऐसे चल रहा है बच्चों, ठीक है, और t इजिकल टू 1 सेकंड पर आपको कहा जाए, एक इंटरवल टाइम दिया जाए और एक टाइम दिया जाए आपको क्या ना 1.001 सेकंड के बीच, बताइए बच्चों बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा। जैसे मान लो कि 5 पर बॉडी चल रहा होगा और आपको कहा जाए कि 1 सेकंड और t इजिकल टू 1.001 सेकंड के बीच में बॉडी का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो आप कह सकते हो सर जो टाइम जो ले रहे हैं ना बहुत स्मॉल ले रहे हो, क्योंकि 1 सेकंड है और 1.001 सेकंड, डिफरेंस की बात करोगे तो आपका हो जाएगा 0.0001 सेकंड, जो आपका क्या टेंस टू 0 है। तो ये जो टाइम इंटरवल है ना बहुत छोटा ले रहे हो, यानी बहुत कम टाइम है, तो ये एवरेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका क्या एवरेज में एक इंटरवल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है ना, ये इसमें जो डिफरेंस जो है वो 0 है, इसका मतलब एवरेज ना करो कि एक आप पार्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछ रहे हो, नहीं 1 सेकंड पर आप इसको पूछ रहे हो वेलोसिटी, ठीक है ना। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप वेलोसिटी बात कर रहे हो बच्चों तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसको निकालने के लिए हमको डी एस बाई क्या चाहिए, डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएशन करके निकालोगे। तो जब भी आपको क्या कहा जाएगा ना, इंस्टेंटेनियस अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या होगा ना, एक रिलेशन दिया जाएगा। जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो बाई और एक्स में एक इक्वेशन दिया रहेगा, एक रिलेशन दिया रहेगा, या फिर डी एस बाई डी टी चाहिए तो एस और टी में क्या होगा, एक रिलेशन दिया रहेगा बच्चों। तब आप उसको क्या कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो, या फिर आपको ग्राफ दिया रहेगा तभी निकाल सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए, और नहीं तो ग्राफ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बस इतना समझ के रखो कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट को बताता, चेंज ऑफ रेट को बताता है, ठीक है। और डेल बाई बाई डेल एक्स जो था वो एवरेज को बताता है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से आपको समझ में आएगा। तो चलो मैं एक प्रॉब्लम कर दे रहा हूँ, वहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों क्या है, देख लो, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस whose position varies with time is given by x equal to t square plus 2t plus 1 मीटर, ठीक है। जहाँ पर t जो है बच्चों आपको टाइम है जो सेकंड में है, ठीक है ना। तो आपको बताना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी in time interval t is equal to 1 second to t is equal to 3 second, ठीक है। और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 3 सेकंड, चलो ठीक है बच्चों। तो ये आपका एवरेज हो जाएगा इंटरवल में है ना, 1 सेकंड से 3 सेकंड। आपको लिखा हुआ भी एवरेज नहीं भी बोला जाएगा तो आपको एवरेज ही समझना है, क्योंकि टाइम का एक इंटरवल दे रहा है, t इक्वल टू 1 सेकंड से t
टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये एवरेज हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस पर एक पार्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, तो इस पर निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, सो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखो क्या है, एवरेज आपका वेलोसिटी निकालने का रहा, ठीक है। पहला तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी। वेक्टर को हम कंसीडर नहीं कर रहे अभी फिलहाल, मैं नीचे डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो वी जी इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी, इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है इस इक्वेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। बस आपको यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मीनिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो डेल एक्स बाई डेल टी, यहाँ पर एक्स का फंक्शन है तो डेल एक्स बाई डेल टी, एस रहता यहाँ पर एस इक्वल टू यहाँ पर लिखा था तो डेल एस बाई डेल टी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, अब बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, ऐसे कर सकते हो। तो चलो फाइनल का मतलब पोजीशन बताना है टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो मैं ऐसा लिख लो एक्स टी इक्वल टू 3 माइनस एक्स टी इक्वल टू क्या पुट कर लो 1, अब बाई 3 माइनस 1, ठीक है। तो टी इक्वल टू 3 पुट कर लो बच्चे इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 अब प्लस 1, फिर माइनस 1 पुट कर लो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अब प्लस 1 अब बाई 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 9 और एक ये हो जाएगा 10 और 16, तो 16 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 4 अब बाई 2, तो कितना हो जाएगा 12/2 मतलब कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका कहा जाएगा बच्चों क्या, एवरेज वेलोसिटी का लागेगा। तो यहाँ पर तुम चाहो तो ये ऐसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए ऐसे करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सी बातें और भी डिस्कस होगा, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तब बच्चों, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे याद रखो कि ऐसे करना है, वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब बातें। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर देखिए दूसरा पार्ट। ठीक है बच्चों, तो दूसरा देखो क्या है, सो हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करो। तो डिफ्रेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2t अब प्लस इसका क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा। और कहाँ पर निकालना बच्चों बताओ, t इक्वल टू कहाँ पर 3 सेकंड पर, ठीक है। तो फिर 3 सेकंड पहले डिफ्रेंशिएशन कर लिया, जो टाइम दे रहा है उस पर उसको पुट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 अब प्लस 2, तो 6 अब प्लस 2 कितना हो जाए 8 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी कहाँ पर टी इक्वल टू 3 सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड हो रहा होगा, जब उसका पोजीशन ऐसे वेरी कर रहा होगा एक्स एक्सिस पर। और उस इंटरवल में 1 से 3 सेकंड में आपको इंटरवल में अगर आप वेलोसिटी बात कर रहे हो तो उसको हम लोग एवरेज बोलेंगे। और उसका वेलोसिटी जो आपको आया था कितना आया था 6 मीटर पर सेकंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि कैसे एवरेज और कैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। इस पर बहुत से चर्चा हम लोग करेंगे जब काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब भी बस यहाँ पर ये समझे बच्चों को dy बाई डी एक्स जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है, ठीक है। तो ये इसका हम लोग बोलते हैं फिजिकल मीनिंग इसका कर सकते हैं। अब हम लोग इसको पढ़ना चाहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। तो हेडिंग दीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब पढ़ना चाहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। तो इसको पहले पढ़ने के पहले ना बच्चों एक टर्म आप डिफाइन कर लो, स्लोप ऑफ ए लाइन, क्योंकि इसके यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, और नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगा स्लोप ऑफ ए लाइन। तो पहले आपको स्लोप ऑफ ए लाइन आपको डिफाइन करते हैं और तब हम लोग आएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स पर, ठीक है। तो इसको साइड में भी लिख लो, और नहीं तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा कॉपी के साइड में इसको लिख लेंगे। और इसको पहले समझिए स्लोप ऑफ ए लाइन, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा बच्चों भी फिलहाल। तो देखो लिखा हुआ है द टेंजेंट वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय ए लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड
स्लोप ऑफ ए लाइन। जैसे मान लो कोई लाइन है बच्चों, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और मान लेते हैं क्या ना वाई एक्सिस है। तो कोई भी लाइन क्या है ना एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए एक लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, मान लेते हैं कि एंगल क्या थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही आपका बच्चों कहलाएगा स्लोप ऑफ ए लाइन। मतलब क्या हो जाएगा, इसको स्लोप ऑफ ए लाइन को एम से डिनोट करते हैं बच्चों। तो जो tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वही इस लाइन का क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। मतलब कोई भी लाइन दिया गया है और उस लाइन को देख लो कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है और उसमें tan थीटा का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पर tan थीटा का यहाँ पर लिख सकते हैं m = tan थीटा। समझ पा रहे हो ना। अब मान लो कि 45 डिग्री दिया रहता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, ये एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस है, मान लेते कोई ऐसा लाइन है, ठीक है। तो ये मान लेते 45 डिग्री एंगल बना रहा है बच्चों। तो कर सकते हो ना कि ये 45 डिग्री क्या है, ये लाइन जो बना रहा है एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप जो कहला जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या कहलाएगा, m = tan 45 डिग्री। 45 का वैल्यू 1 हो गया तो इस लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बच्चों ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अभी एंगल नहीं देखकर 2 पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट मान लो कि ए है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। 2 पॉइंट हमको पता है बच्चों, इस लाइन पर हमको 2 पॉइंट पता है और इसका स्लोप बताना है। तो आप ये एंगल अगर निकाल लोगे या फिर tan थीटा का वैल्यू अगर निकाल लोगे तो स्लोप कहलाएगा। ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करो कैसे करेंगे सो। ठीक है। तो देखो क्या है सो, इसको बच्चों ऐसे मिला लो, ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों अगर थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे खींचे हैं तो पैरेलल हो जाएगा। तो थीटा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x1, इतना आपको समझ में आता होगा क्योंकि 10th में आप लोग इसे पढ़े हैं। ये हो गया x2, ये हो जाएगा y1 नहीं y हो जाएगा, अच्छा x1 y1 लिए ना, हाँ तो ये y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना y2। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x2 और x1 है तो हो जाएगा x2 - x1। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताओ, y2 - y1 हो जाएगा ना। ये डिस्टेंस x2 - x1, ये डिस्टेंस y2 - y1। तो हमको तो स्लोप चाहिए यानी tan थीटा का वैल्यू चाहिए। तो m = क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है ना। और tan थीटा यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y2 - y1 x2 - x1। तो इस लाइन का क्या कहला जाएगा, स्लोप कहला जाएगा। तो बच्चों इसको याद रखोगे कैसे, ध्यान देना। इसमें स्लोप में कुछ नहीं करना है, बस y2 - y1 और x2 माइनस क्या कर लेना है, x1 कर लेना है। यही आपका किसी लाइन का स्लोप कहलाएगा जब उस पर 2 पॉइंट पता रहेगा। ठीक है। या फिर y1 - y2 भी कर सकते हो, क्योंकि y1 - y2 करोगे तो यहाँ पर x1 माइनस क्या करना पड़ेगा, x2। तो किसी को भी x1 y1 मान लेना, किसी को x2 y2। अब फिर आप क्या कर लोगे, y2 - y1 x2 - x1 कर लो, या फिर y1 - y2 x1 - x2 कर लो। ये आपको उस लाइन का स्लोप दे देगा बच्चों। ठीक है। और विशेष हम लोग पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आया कि स्लोप क्या होता है। बस tan थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो इसका बच्चों ने ये जो स्लोप जो लिखे ना 2.4 में, इसका ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। तो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ ए लाइन अब साइड में लिख लेंगे, जो अभी बताएं उसको साइड में कॉपी में नोट कर लेंगे और यहाँ पर समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx बच्चों। तो देखो क्या है सो,
ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस है बच्चों। एक कर्व ऐसे मान लिए ऐसे, ये क्या है, एक कर्व हो गया बच्चों, ठीक है ना। और थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ मैं, ऐसे कर्व है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। समझ पा रहे हैं। अब बच्चों क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। पॉइंट ए ले लेते हैं या फिर पी ले लेते हैं, ठीक है ना। इस पी लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्यू लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले समझो क्या है ना, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये एक्स हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया बच्चों आपका क्या हो गया, वाई हो गया। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब इसका मैं बात करूँ, जरा ध्यान देना क्या करने जा रहा हूँ। पहले इसको मिला दो बच्चों, पी और क्यू को पहले मिला लीजिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि डेल एक्स है बच्चों, ठीक है। ये डिस्टेंस डेल एक्स, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स। बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, तो ध्यान दो, थोड़ा सा और मैं कहानी बदलने जा रहा हूँ, थोड़ा समझो। ये बाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हो बच्चों, है ना। तो बाई की जगह पर एफ एक्स भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, क्योंकि बाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो यहाँ पर बाई जो लिखो इसको क्या लिख दो, एफ एक्स लिख सकते हो। और अगर इसका कोऑर्डिनेट की अगर बात करोगे तो तुम ऐसे भी लिख लो ना, एक्स और एफ एक्स लिख लो, क्योंकि बाई को ही तो तुम लिखो एफ एक्स। तो इसको लिख सकते हो एक्स, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो, क्योंकि बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी बाई की जगह पर एफ एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक्स है और एफ एक्स हो गया। तो उसी प्रकार से एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बताओ, एफ एक्स प्लस डेल बाई, नहीं डेल एक्स, ऐसे तो लिख ही सकते हो। ये बाई कोऑर्डिनेट एक्चुअल में ही हुआ ना, जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स पुट करोगे तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाई मिलेगा उसको क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स लिख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। मतलब बाई कोऑर्डिनेट को ही हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है। चलिए देखिए, तो ये जो आपका हो गया ना बच्चों, ये पी क्यू हम लोग कह सकते हैं। स्लोप की भी बात कर लेता हूँ अब, ठीक है ना। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है ना। इसको सेकंड लाइन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। वैसा लाइन, ठीक है, जो किसी कर्व को दो पॉइंट पर कट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड लाइन। तो एक कर्व है ना ऐसा, उसको दो पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसको सेकंड लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसको तिर्यक रेखा भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन अगर लिखना चाहते हो तो क्या पड़ा था, बाई टू माइनस बाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको एक्स टू बाई टू मान लेते हैं, इसको एक्स वन बाई वन मान लेते हैं। तो इसको क्या लिखोगे बताओ, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ठीक है बच्चों। और इस केस में क्या लिखोगे बताओ, एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एक्स, ऐसा लिख लोगे। समझ पा रहे हो ना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, और ऐसा कर लोगे, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा बच्चों, तो आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड लाइन का आपका स्लोप कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा ना, ध्यान देना जरा। अब क्या होगा, अगर P को यहीं रहने दो, ठीक है ना, P पॉइंट को रहने दो और Q को ना आप इसके नज़दीक लाओ, तो क्या होगा बताओ। ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे ऐसा कर्व है ना ये, तो पहले ऐसा था सेकंड लाइन। आप इसको क्या कर लेना, Q पॉइंट जो है ऐसे अपना क्या कर रहा है, P को अप्रोच कर रहा है, मतलब ऐसे P पॉइंट पर आ रहा है ऐसे। तो मान लो क्या है ना कि Q किसी समय यहाँ पर आ गया तो ऐसा हो जाएगा, फिर Q यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, जब Q यहाँ पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, और जब Q जस्ट P के पास पर पहुँचेगा क्या हो जाएगा, Q जो है ना पॉइंट, ये क्या है ना जस्ट कहाँ पर पहुँच जाएगा, P पॉइंट पर। तो ये जो सेकंड लाइन था बच्चों, वो सेकंड लाइन कहलाकर क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट समझ रहे हो ना, स्पर्श रेखा कहलाएगा, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझो क्या कर रहे हैं। सो
जैसे एक कर्व बच्चों आपको ऐसा था, ठीक है, आप Q पॉइंट को P के पास ला रहे हैं, ठीक है ना, P पॉइंट के पास, तो ऐसे ला रहे हैं, ठीक है ना, इस कर्व को, तो कुछ समय के बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ समय के बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ समय के बाद ऐसे हो जाएगा, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड लाइन था यानी तिर्यक रेखा जो था वो टेंजेंट हो जाएगा, मतलब स्पर्श रेखा हो जाएगा, मतलब ये टच करते रहेगा। तो हम ऐसा कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर Q जो है ना P को अप्रोच करेगा, क्या करेगा, Q, यहाँ पर देखो, इफ Q approaches P, that is del x टेंस टू 0, है कि नहीं। जैसे Q अगर बच्चों क्या करें ना P के पास पहुंचेगा तो डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग कह सकते हैं दिन लाइन कह सकते हो, सेकंड लाइन भी, या फिर दिन ऐसे कर लो, सेकंड लाइन PQ becomes tangent at point P, है कि नहीं। अगर Q P पॉइंट को अप्रोच करेगा, इसका मतलब जो डेल एक्स जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो सेकंड लाइन PQ था वो अब क्या हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आगे देखो क्या होगा सो, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब समझ में आ जाएगा तुमको कि क्या कहना चाह रहे हैं सो। जब आपका क्या होगा, डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये स्लोप जो है ना बच्चों, ये सेकंड लाइन का ना देकर आप किसका देने लगेगा, टेंजेंट का स्लोप देने लगेगा, क्योंकि डेल एक्स क्या ले लोगे, 0। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट एट पॉइंट P, यहाँ पर तो पॉइंट P की बात कर रहे थे, ठीक है ना, P, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ऐसा कर लोगे, और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये बच्चों एक्चुअल में क्या है, ये बाय का चेंज है ना, देख लो ना, बाय का चेंज है। तो एक्चुअल में क्या हो गया बताओ, ये हो गया आपका क्या, डेल वाई हो गया बच्चों, समझ में आया ना, और ये क्या है, डेल एक्स हो गया। ये तो एक्चुअल में आपका क्या था, डेल वाई ही है ना, और ये क्या, डेल एक्स, तो आपका हो गया ऐसा, ठीक है। और ऐसा हो जाएगा तो इसको क्या बोलोगे, डी वाई बाई डी एक्स, समझ पा रहे हो ना। तो अब क्या होगा बच्चों बताओ, डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वो किसी टेंजेंट का क्या बताता है, स्लोप बताता है। इसका कंक्लूजन यही हो गया, ठीक है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो किसी टेंजेंट का क्या होता है, स्लोप होता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेंगे। देखो बच्चों क्या है सो, छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो, इफ बाय इज इक्वल टू क्या है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कोई कर्व है, तो आपको बताना फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, या फिर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू कर लो क्या, 3, ठीक है बच्चों। मतलब ये कर्व दे रहा है तो आपको टेंजेंट का स्लोप बताना है एट एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 3 पर। तो देखो क्या है सो, आप भी हम लोग पढ़ेंगे बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो आपको क्या बताता है, टेंजेंट का ही स्लोप देता है बच्चों, ठीक है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 2x, है कि नहीं। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स
का वैल्यू ले लो कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों क्या करोगे 3 पर निकालोगे। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू कितना 3। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x इक्वल टू 3 पर निकाल लो तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, मतलब क्या हो जाएगा 6। इसको ग्राफ से अगर समझना चाहते हो तो बच्चों देखो क्या है, सो ये पाराबोला का इक्वेशन है, आगे पढ़ोगे। ठीक है ना, ऐसा पाराबोला। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 1, मान लें कि x इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा a, ठीक है ना, इसका स्लोप है बच्चों कितना 2 है, इसका स्लोप m1 से डिनोट कर देते हैं तो ये 2 है, x इक्वल टू कहाँ पर 1 तक। ठीक है, उसी प्रकार से x इक्वल टू 3 पे बोल रहा था तो x इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पर होगा बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर टेंजेंट बन रहा होगा कोई ऐसा बन रहा होगा, तो इसका स्लोप ये दे रहा है बच्चों। ठीक है ना, m का वैल्यू m2, ऐसा वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ये कहना चाह रहा है थ्योरी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। इसको फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।